Hello, good evening to you all. Good evening, Good sir. evening, sir. Himanshu, Ansika, Astha, Good evening, sir. Good evening. सर रोहित, yes. सर तृप्ति को इन कर दीजिए मीटिंग में। एक मिनट में अभी देखो चेक कर रहा हूँ। Yes, admitted. Okay, are you watching PPT? No, sir. It's not visible to Not you. visible. Yes, sir. Is it visible or not? Not No, visible. sir. हिमांशु, No, sir. नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। सर अभी आ रहा था लेकिन थोड़ी देर पहले आ रहा था। 1 सेकेंड में ट्राई करता हूँ। Is it right? हाँ सर आ गया। NGO, SSG and charitable organization. This is the unit today. Yes, sir. Okay. Sound is clear? आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Now here as a part of it, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का क्लास जो था, आज मैं सोचा था इंडियन सोसाइटी इंड हो जाएगा, लेकिन कल मनोज सर से बात हुई, उन्होंने सोशल जस्टिस वाला भी यूनिट बोला मेरे को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा अभी। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. हेलो रोहित, Yes, sir. सचिन, तृप्ति, आस्था। यस सर। तो हम लोग Yes, का sir. ये इंडियन सोसाइटी वाला यूनिट खत्म होने के बाद मैं सोशल जस्टिस शुरू करूंगा, वो यूनिट कंटिन्यू रहेगी अभी। ठीक है, वो एक यस सर। सेक्शन पूरा इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, जस्टिस सारे आप लोगों का कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो टुडे we are going to discuss NGO, SHG and charitable organization. This is the part of your syllabus of the UPSC exam, and under it we'll discuss the different concepts related to NGO and charitable organizations. So firstly, before starting a plotting, NGO, non-governmental organization, what does it mean? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने इसको एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ये तो लाभ या घाटे मुनाफे इसका ये पर्पस नहीं होता है। अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ एनजीओ इज टू सर्व सोसाइटी ऑन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस। ठीक है, तो इसकी नीड क्यों हुई? बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुए थे, इंड हुई थी 45 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद टेरिबली द वर्ल्ड का, दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया। बहुत सारे नुकसान हुए, पूरी दुनिया में ही इसका असर था वर्ल्ड वॉर का। तो टू रीबिल्ड द न्यू वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें, एजुकेशनल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, सो गवर्नमेंट, हर एक देश के गवर्नमेंट और उनके जो रिसोर्सेज थे, इट वाज नॉट एनफ, बहुत ही कम पड़ गए दुनिया की जो चीजें हैं सरकारी क्षेत्र में जो आते हैं उन सब चीजों में। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों नहीं ऐसे जो गैर सरकारी संगठन हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब दे कम टुगेदर, कम फॉरवर्ड टू रीबिल्ड द नेशंस, टू रीबिल्ड द कंट्री एंड टू रीबिल्ड द वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड। सो एज ए पार्ट ऑफ इट, यहीं से एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वह है, या गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ये काम करते हैं, मेनी टाइम्स गवर्नमेंट उनको फंडिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ उसका जो एक ड्यूअल पर्पस होता है कि व्हाट एवर द जो स्ट्रेटेजी है, जो टारगेट रखे गए हैं एजुकेशन का, पॉवर्टी एलिमिनेशन का, हाउसिंग से रिलेटेड और डिफरेंट सेक्टर्स में, उस दिशा में गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, और हम सब मिलकर के एक नए सोसाइटी का निर्माण करेंगे। वर्ल्ड बैंक हैज डिफाइंड एनजीओ। वर्ल्ड बैंक का जो डिफिनेशन है,
as a group of institution which are broadly free from governmental dependency. ये गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं करते हैं फाइनेंस के लिए, मैन पावर के लिए, रिसोर्सेज के लिए, which have purpose to serve humanities. और इसका जो पर्पस होता है वह मानवीय सेवा है। इसके अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें हायरार्की होती है, इनके ये ऑर्गेनाइजेशंस इतने बिल्डअप डेवलप करते हैं ताकि वह विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में ह्यूमैनिटीज को सर्व कर सकें, रादर टू रियलाइज द कमर्शियल इंटरेस्ट। इट मीन्स कि उसका मुनाफा कमाना या ये पर्पस नहीं होता। Such organization which serves the interest of poor, protect environment and community interest. ये समाज के लिए काम करते हैं। After the Second World War, many organizations developed for the cause of humanity. इसमें देखेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, नाम सुने हो, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इज वेरी पावरफुल। अब हर एक देश में, इंडिया में लगभग हजारों ब्रांच हैं, और आपको ये जानकर ये होगा कि इन हजारों ब्रांचों में भारत में ये इतने इफेक्टिव, भारत ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में ये इतने इफेक्टिव हैं कि बाढ़ के समय, आपदा के समय ये अपने टोटल रिसोर्सेज के साथ रेडी होते हैं। फिर है केयर वर्ल्ड, विजन, और बहुत सारे अभी मैं एनजीओ का नाम आप लोगों को बताऊंगा, इंटरनेशनल और ये। तो ऐसे इसका सर्व है कि पूरा एक मानवीयता के लिए ये बहुत बड़ा एक मिसाल पेश किए हैं। ये किसी सरकार का इस पे नियंत्रण, ये फंड रेज करते हैं, कॉरपोरेट फंडिंग होती है, कई बार सोसाइटी के लोग फंडिंग करते हैं, और ऐसे चलते हैं। यूएनओ ने 1945 में एनजीओ को डिफाइन किया एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन क्रिमिनल एंड वर्क विथ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। और मेन जो इसमें कीवर्ड है वह है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य कहीं से भी मुनाफा कमाना, पैसे कमाना ये नहीं होता है। यह बिल्कुल एक चैरिटी तरह का होता है कि एक सेवा भाव से होता है। फिर इंटरनेशनल एनजीओ अकाउंटेबल चार्टर फॉर्मुलेटेड इन 2006 मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनके रूल्स रेगुलेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लेकर के इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, दैट इज कॉल्ड चार्टर, जो यूएनओ के अंदर में यूएनओ गाइडलाइंस देते हैं। ग्रीन पीस रिसेंटली इन न्यूज फॉर फंडिंग ए नंबर ऑफ इट। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी हाल फिलहाल में ये ग्रीन को लेकर के, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस को लेकर के काफी सक्रिय दिखे हैं। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखेंगे तो भारत में लगभग 42% जो चिल्ड्रन हैं ये लो वेट चिल्ड्रन, लो वेट का मतलब मेलन्यूट्रिशन के शिकार है। इसके अलावा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, हाउसिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज हैं, फ्लड है, फ्लड्स विक्टिम्स हैं, डिजास्टर्स से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रिसोर्स कम पड़ता है, एंड हम कहीं ना कहीं एनजीओ आते हैं, वह काम करते हैं। भारत में बहुत सारे एनजीओ हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। अब अप्रोक्सीमेटली 33 लाख एनजीओ आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। भारत में यदि डेटा देखा जाए तो लगभग 35 लाख के आसपास एनजीओ रजिस्टर्ड है। अभी इनकी स्टेटस में आपको बताऊंगा कि क्या है। इसमें से मात्र जो 2-4% एनजीओ हैं, 4%, 5% वही अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी सब एक पेपर है या फिर कई बार उनको मुनाफा कमाने का जरिया बना लिया जाता है। इन 2002 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया was made a nodal agency to coordinate NGO and SHG। पहले प्लानिंग कमीशन जो अब नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना, फंडिंग से रिलेटेड इनकी जो पॉलिसीज हैं वह निर्धारित करता था। पहले की स्थिति ये थी। कपाट, इनको आप ध्यान रखेंगे, कपाट। आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. यस सर। ये पीपीटी दिखाई दे रहा है? Yes, sir. सर पीपीटी दिखाई दे रहा है? Yes, यस sir. सर।
कपार्ट का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर पीपल्स एक्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी। ये यूपीएससी में ये टर्म आया था, मेंस में आया था। Established in 1986 to monitor and vigilance NGO and SSG, it also finance and blacklisted it. कपार्ट जो है ना, यह जो एक एनजीओ को मॉनिटर करते हैं। 1986 में इसकी स्थापना एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में हुई। यह एक मॉनिटरिंग विंग्स है जो एनजीओ को, एसएचजी ग्रुप को ऐसे चीज़ों को मॉनिटरिंग करना, उसकी पहचान करना, उनकी एक्टिविटीज़ को कि वह जो काम कर रहे हैं कि नहीं सही दिशा में, एंड बहुत सारे एनजीओ जो गड़बड़ करते हैं, घोटाले करते हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करना, उन पर कार्रवाई करना, इन सब तरह से काम ये कपार्ट का काम होता है। इसमें उनको रजिस्टर्ड करवाने होते हैं, उनके पास और तरह के प्रोविजंस हैं। तो अभी भारत में क्या हुआ 2-4 साल पहले कि 22 इंटरनेशनल एनजीओ जो इंटरनेशनल फंडिंग लेते थे उनको भारत सरकार ने बैन किया। क्योंकि उसके पीछे रीजन था, वो तो एनजीओ खोल के भारत में बैठे हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन या अमेरिका के कोई और ऐसे डोनर्स एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन उनको पैसे देते थे डॉलर्स में, काफ़ी मोटी रकम आती थी। एंड उनके जो ऑफिस होते थे, ऑर्गेनाइजेशन जो होते थे, उनके खर्च पर वो 50% दिखा देते थे और 5 स्टार टाइप का उन्होंने बना रखा था अपने ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो चीज़ें हैं उन सबको, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों सबको रखता था। तो कभी भी एक एनजीओ चलाने वाला, सोशल वेलफेयर करने वाले व्यक्ति लग्जरी का इस तरह से लग्जरियस ऑफिस नहीं बनाएंगे। तो जिसके कारण भारत सरकार ने अपने कानून के तहत ऐसे एनजीओ को जो विदेश से फंडिंग लेते हैं, पैसे का मिस यूज करते हैं, रीजनेबल यूज नहीं करते हैं, इनको उन्होंने बैन किया। गृह मंत्रालय के अंदर में आते हैं। तो ये पॉइंट देखिए, एनजीओ मूवमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, एनजीओ इन्वॉल्व इन डेवलपमेंटल वर्क। मतलब इसको आप ऐसे कहो कि 3-4 तरह के एनजीओ होते हैं। पहला एनजीओ जो कि डेवलपमेंट काम में लगा हो, यानी कि वह गरीबी दूर करना, शिक्षा को के क्षेत्र में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इन सब फील्ड में काम करते हों, तो ये डेवलपमेंटल वर्क करते हैं। अब जैसे बाबा आमटे मूवमेंट अगेंस्ट लिप्रोसी इन सेंट्रल इंडिया, बाबा आमटे ने जो लिप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए जो एक एनजीओ खोल के और उनके लिए जो मूवमेंट चलाया, वो इसी तरह की है। दूसरा, एनजीओ प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट बाय पीआईएल लाइक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसमें नाज फाउंडेशन भी आता है। ऐसे एनजीओ जो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, यानी मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए वो लड़ते हैं, और एक एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं। तो एक एनजीओ है जो सिर्फ लीगल और फंडामेंटल अधिकार को लेके, मानव अधिकार को लेकर के, ये लीगल बैटल गवर्नमेंट से ज्यादातर लड़ते हैं, सिस्टम से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। नाज फाउंडेशन एक एनजीओ है। उन्होंने लंबे समय तक, जब 10 वर्षों तक नाज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, तब जाके भारत में ट्रांसजेंडर को राइट मिला। इट वाज द नाज फाउंडेशन। वो उनके एडवोकेट होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के फेवर में डिसीजन दिया, और केरल वाज द फर्स्ट स्टेट वेयर ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी मिला। तो आप इसका सिर्फ ये लीगल राइट, ऐसे एनजीओ लीगल राइट्स पर के ऊपर में, लीगल कानूनी दाव पेच जानते हैं, और तो वकील होते हैं ज्यादातर ऐसे एनजीओ चलाने वाले। थर्ड जो है, एनजीओ विद सोशल एक्टिविस्ट और मूवमेंट। अब ये जो एनजीओ हैं इस तरह के, ये सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, ये आंदोलन करते हैं। इनके जो मेन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से एक समाज में, जैसे अन्ना हजारे, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ऐसे लोग जो हमारे यहाँ देखेंगे, चिपको आंदोलन चलाया। हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन को लेकर के अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर लंबे समय से चला रहे हैं आंदोलन। तो ऐसे एक्टिविस्ट बेस्ड एनजीओ जो होते हैं वह ज्यादातर आंदोलन, मूवमेंट, प्रदर्शन ऐसे करते हैं, और इस तरह से
अपने एक अब देखो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, नर्मदा नदी, आप लोग जानते होंगे शायद बेटर ढंग से कि यस सर। ट्राइबल एरिया जो है बाढ़ की चपेट में आ गए बांध बनने से। इसी को लेकर के कि ट्राइबल के इंटरेस्ट को, उनके उनके रिसेटलमेंट को, रिहेबिलिटेशन को इंश्योर किया जाए। सो फॉर लॉन्ग टाइम्स मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब आंदोलन चलवाए। तो इस तरह से एनजीओ इस कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में। अब थोड़ा सा ये पिक्चर देखो, भारत में जो है, भारत में लगभग मैं बोला कि 33 लाख एनजीओ काम करते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एनजीओ है दैट इज इन महाराष्ट्र। 4.8 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए। दूसरे नंबर पे आते हैं आंध्र प्रदेश, जहां 4.6 लाख एनजीओ काम करते हैं। यूपी 4.3 लाख एनजीओ काम करते हैं। केरला 3.3 लाख एनजीओ काम करते हैं। कर्नाटका 1.9, गुजरात 1.7 लाख, वेस्ट बंगाल 1.7 लाख, तमिलनाडु 1.4 लाख, उड़ीसा 1.43 लाख, राजस्थान 1 लाख। ये जो 10 स्टेट हैं, ये 10 स्टेट भारत के जितने एनजीओ हैं उसका 80% एनजीओ इन्हीं 10 राज्यों में काम करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? हिमांशु, हेलो? यस सर, यस सर, आवाज, यस सर। हाँ, ताकि बीच में हमें पता चलता रहे कि तुम कहीं आवाज तो नहीं जा रही है, इसीलिए मैं बीच बीच में नोट करता हूँ। यस सर। 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान में 1 खरब 80 अरब, 1 खरब 80 अरब रुपए भारत सरकार एलोकेट किया गया इन एनजीओ को। ये और पर्सनल, एक्सेप्ट फॉरेन फंडिंग और पर्सनल, ये सरकार ने देते हैं, इनको ग्रांट्स देते हैं और ये चलाते हैं। जबकि विदेशी फंडिंग तो जो मिलते हैं, बिल गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, क्लिंटन फाउंडेशन, कितने से मिलते हैं हमारे भारत में, जो लोग विदेश से भी पैसे मंगाते हैं एनजीओ के नाम पर। और पर्सनल डोनर यानी कि कॉरपोरेट और ऐसे जो लोग हैं वो अलग। ये देखना। अब ये तो मैं देखा कि एक पिक्चर कितना एनजीओ भारत में काम करते हैं। एक और बैकग्राउंड देखो कि इंटरनेशनल ब्यूरो, एक एनजीओ का जो सर्वे करने वाले इंटरनेशनल ब्यूरो हैं, वह लिखते हैं कि मैनी एनजीओ सपोर्टेड एमएनसी एंड अपोज इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक पॉस्को स्टील प्रोजेक्ट, जानते हो पॉस्को स्टील प्रोजेक्ट? नाम सुने हो? नो सर। ये उड़ीसा में है। ये नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की मदद से और रूस वगैरह की मदद से यहाँ लग रहा है बहुत बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, अभी भी ऑपरेटिव नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि इसमें राजनीतिक हो जाती है कई बार, जैसे एनजीओ उस कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं, बिजनेस घराने के लिए काम करते हैं, फिर वह कई बार किसानों के विरुद्ध हो जाते हैं बहुत सारे एनजीओ। तो ऐसे ही एक एनजीओ जो है सो सर्टेन जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को रियलाइज करने के लिए, उसके लिए चूंकि फंडिंग करते हैं तो वह उसको कंट्रोल भी करते हैं। खास करके डोनर एजेंसी जो है एनजीओ को जो डोनेट करता है पैसा, वह कहीं ना कहीं से उसको कंट्रोल करता है, उसके पॉलिसी को तय करता है, रूल्स रेगुलेशन को तय करता है, वह अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहता है। सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, ये रिसर्च और हाउस है, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें लिखा है कि 73.4% एनजीओ have not even a single full-time employee. However, 1.90 crore are working in it. इसका मतलब ये हुआ कि 73.4% जो एनजीओ हैं उसमें एक भी एम्प्लॉई नहीं है जो फुल टाइम काम करता हो। वह कागज पे चल रहे हैं, घर में चल रहे हैं, झोले में चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप समझ सकते हो ये 33 करोड़ का 73.4% निकाल लो, उन एनजीओ की क्या स्टेटस है। जबकि एनजीओ सेक्टर्स में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो इसमें बिजी हैं या दिखाते हैं, वह 1.90 करोड़, इतने करोड़ लोग, 1 करोड़ 90 लाख लोग इसमें काम करते हैं। लेकिन फुल टाइम कोई नहीं, पार्ट टाइम है, पार्शियल है, कभी किया कभी नहीं किया, लाइक दैट।
एक और डायमेंशन है, एनजीओ आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956 क्लाउज 25 which are exempted from the income tax। पहले 1861 एक्ट के तहत होता था, अब ये नया कानून बना है, यदि इस एक्ट के तहत कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इनकम टैक्स नहीं देने का मतलब हुआ कि यहाँ काले धन को, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का भी धंधा होता है। बहुत सारे एनजीओ जो हैं, बहुत सारे एनजीओ भारत में ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, पॉलिटिशियन चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, जिसमें कि ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक ऐसे बनाने का एक कारोबार चलता है। तो ये भी एक गड़बड़ी है यहाँ। फॉरेन ग्रांट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, फॉरेन ग्रांट्स आर रेगुलेटेड बाय फॉरेन ग्रांट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी 1976 बनाया गया। ये 2010 इट वाज अमेंडेड एंड स्ट्रिक्ट लॉ मेड। ये जो है फॉरेन ग्रांट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो बॉडी है, यह भारत में ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करते हैं। इनका जो पर्पस होता है, जो विदेशी ग्रांट्स किसी एनजीओ को मिला तो वह उस पैसे को मिसयूज तो नहीं कर रहा है, विदेश से गलत तरीके से फंडिंग तो नहीं ले रहा है, और जो फंडिंग मिला उसका प्रॉपर जो डिजायर्ड डायरेक्शन में खर्चा किया कि नहीं, इसी के तहत इसी यही ऑर्गेनाइजेशन ने बैन किया, 22 एनजीओ को बैन किया। सो एक इसके इंटरनेशनल अपने चैनल है। अब देखो इंटरनेशनल एनजीओ की क्या है स्थिति। सम एनजीओ देखो जो दुनिया लेवल पे अच्छे कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1863। 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसकी एस्टैब्लिशमेंट करने वाला स्विस बिजनेसमैन हेनरी डूनॉट एंड गुस्ताव मॉनिट थे। दो बड़े बिजनेसमैन थे, स्विस थे वो, स्विट्जरलैंड के। तो उन्होंने इस तरह का एक रेड क्रॉस सोसाइटी बनाया। इट हैज 700 ब्रांचेज इन इंडिया वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। यह मानवता के लिए काम करती है और इसके भारत में लगभग 700 शाखाएं हैं, ब्रांच हैं। हर एक जगह जब आपदा आती है, भूकंप आती है, नेचुरल डिजास्टर होती है, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर्स टीम वहाँ मौजूद होते हैं अपने मैन पावर के साथ, अपने स्किल्ड लोगों के साथ, और वह एक सर्व करने का काम करते हैं। दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल 61 में बना, 1961 में इन ब्रिटेन। ये जो बनाया गया, पीटर बिनानसन was the founder member। It works for human right। ये मानवाधिकार के लिए काम करता है दुनिया में, विमेन राइट्स के लिए लड़ता है, एलजीबीटी राइट्स के लिए लड़ता है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो है उन सब कम्युनिटी के लिए लड़ता है। ये सारे जो हैं ये इन सब चीजों से रिलेटेड है। थर्ड रोटरी इंटरनेशनल, ये भी एक सोशल वर्क है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये भी बहुत तरह के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी में, उनके लिए ये काम करते हैं। अब देखो कि एनजीओ एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? हेलो, यस सर। ये आवाज आ रही है ना? यस सर। फोटो दिख रहा है मेरा? वीडियो, माय वीडियो यू आर वाचिंग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पीपीटी नहीं दिख रहा है? नहीं। एक मिनट, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। यस, नाउ इट इज ओके। यस सर। एनजीओ इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू नो कि एनजीओ, अभी 8 मिनट के बाद मेरा फिर लिंक फेल होगा, तो आई विल सेंड यू अगेन एंड यू विल बी कनेक्टेड। हिमांशु, यस सर। ठीक है।
एनजीओ देखो, एनजीओ एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अब देखो अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है। वेजेस आर पेड इन एनजीओ, जब वो एनजीओ में काम करने वाले लोग होते हैं उनको मजदूरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। वाइल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उनकी कोई ऐसा फिक्स यूजेस वेजेस या फिर सैलरी नहीं होती, वो अपने मन से सेवा देते हैं। willingly decide the area of working, it controlled by donors in एनजीओ। एनजीओ में जो है हर एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा हम किस फील्ड में काम करेंगे। कोई भी एनजीओ डिसाइड करेगा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है कि और क्या करना है। और खास करके जो डोनर्स होते हैं वह एनजीओ को कंट्रोल करते हैं। सरकार यदि डोनेट कर रहा है तो सरकार कंट्रोल करेगा, कोई कॉरपोरेट यदि कंट्रोल करता है तो वो कंट्रोल करेगा। बट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कंट्रोल होता है। मैं एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन काम करता हूँ, मेरे पास 8-10 लड़के हैं और मैं स्लम एरिया में जाके पढ़ाता हूँ। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं देता हूँ, मैं 4 दिन पढ़ाऊँ, 2 दिन पढ़ाऊँ, 2 घंटे पढ़ाऊँ, मैं अपना सेवा देता हूँ और ना मैं इसमें लोगों को किसी को पैसे देता हूँ। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन एनजीओ में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होती है। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए जो होते हैं उनमें एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद ट्रेजरर होता है, फिर सेक्रेटरी होते हैं और 3 मेंबर होते हैं परमानेंट मेंबर। ये 7 मेंबर जरूरी हैं। यदि नेशनल लेवल पे एनजीओ खोलते हैं तो ये 7 मेंबर अलग अलग स्टेट से होने चाहिए। यदि एक स्टेट लेवल पे एनजीओ काम कर रहा है तो अपने स्टेट की ही होनी चाहिए। तो एक तो ऐसे हैं इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, कंपनी एक्ट 1956 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1861 के तहत। बट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ना कोई इसके लिए कोई प्रोविजन है। हम 10 लोगों की टीम बनाए हैं, जहां कहीं आपदा देखें, कुछ देखें, भूकंप आया या बाढ़ आई, मदद के लिए वो टीम बना के निकल जाते हैं और ना कोई सैलरी पैसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। फिर एनजीओ हैज रेगुलर ऑफिस एंड ड्यूरेशन, एनजीओ का एक ऑफिस होता है, ड्यूरेशन काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। बट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वह कैजुअल वे में काम करते हैं। एनजीओ के लिए अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर एनजीओ, मीन्स उसका लेखा जोखा हिसाब किताब। वाइल इन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट इसेंशियल, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब इसेंशियल नहीं है। तो एक एनजीओ और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अलग अलग डायमेंशन है, अपने अपने हिसाब से ये काम करते हैं। अब ये हेडिंग देखो कि इंडिया में एनजीओ की क्या स्टेटस है। एनजीओ इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956 क्लाउज 25। इसके तहत जो एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं उनको इनकम टैक्स से छूट मिलती है। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन एनजीओ आर वर्किंग। इन 1996 एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट started Rajiv Gandhi Watershed Mission for water management। वाटर के मैनेजमेंट को लेकर के राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट है। मिशन इज ऑपरेटिव अंडर एनजीओ। 10% अमाउंट ऑफ द मिशन इज एलोकेटेड टू एनजीओ। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं है, इसका जो 10% काम है या फंड है वह एनजीओ को दिया। सरकार और एनजीओ दोनों मिल करके ये वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। दूसरा तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ ये राजस्थान में है, ये रिवाइव जौहर बोलते हैं, इसकी राजस्थानी भाषा है। जौहर वो जो है मरने वाला जौहर नहीं है जो दिखाया गया है मूवी में। ये जौहर का मतलब होता है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजों को जौहर बोला गया है, रिफर्स टू वाटर कंजर्वेशन। और राजेंद्र सिंह नाम का कोई व्यक्ति था, उन्होंने काफी कुछ इसके लिए काम किया और इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है इसमें इसके लिए। और इन्होंने पूरे मरुभूमि को उन्होंने सिंचाई के लिए उपयोग बनाया, पानी के मैनेज। अन्ना हजारे भी यही काम किया, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में उस एरिया में जो है पानी का अभाव था तो पानी के ऊपर में उनको भी रेमन मैग्सेसे मिला। अरविंद केजरीवाल भी यही किया था, क्या कहते हैं, इस काम के लिए किया था।
फिर ये जो एनजीओ है नाज फाउंडेशन, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, नाज फाउंडेशन वर्क फॉर एलजीबीटी राइट्स इन इंडिया। ये नाज फाउंडेशन ने ही जब केस लड़ा तो ट्रांसजेंडर को भारत में राइट मिला, और ट्रांसजेंडर आज थर्ड जेंडर के रूप में इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गया है। और ये एक तरह का एडवोकेसी एनजीओ बोलते हैं जो ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों के लिए लड़ते हैं। और अभी भी ये एलजीबी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं। ट्रांसजेंडर को तो राइट मिला, अभी भी इनकी केस है कि इनको मैरिज का अधिकार दिया जाए, समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको लेकर के बहुत सारे इनके जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस पे काम चल रही है। नेक्स्ट है गिव इंडिया। गिव इंडिया वर्क्स फॉर द वीकर सेक्शन, ये कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। इन 2000 इट वाज रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, गुजरात में ये काम करते हैं, और ये वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। एनजीओ प्रथम is working for education for weaker section in Mumbai since 1994। प्रथम एनजीओ का नाम है, ये मुंबई में काम कर रहे हैं, 94 से काम कर रहे हैं। एंड इट्स पर्पस इज टू, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं जिनको एजुकेशन से वंचित रखा गया है, उनको ये जाके शिक्षा देने का काम करते हैं। रीड इंडिया, रीड इंडिया भी एजुकेशन सेक्टर्स में काम करते हैं। इंडिया के 8 स्टेट में ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किए हैं, और ये जो खास करके वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको एजुकेशन देते हैं। लेपरा सोसाइटी वर्किंग फॉर हेल्थ, ये टीबी और एड्स के मरीजों के लिए खास करके ये फ्री में एक काउंसलिंग, मेडिसिन, डायग्नोसिस, ये लेपरा सोसाइटी करती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एंड सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ये जो है ये इन्वायरमेंट फील्ड में काम करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सुनीता नारायण इनके जो हैं हेड हैं, और क्या कहते हैं, ये पर्यावरण को लेकर के जो है अभियान छेड़ते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, और बहुत तरह से काम करते हैं। फॉर विमेन, महिलाओं के लिए प्रज्वला बाई सुनीता नारायण एंड नव ज्योति अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस आर एलिवेंट। 2 एनजीओ हैं, एक प्रज्वला और दूसरा नव ज्योति। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आवाज आ रही है? यस सर। प्रज्वला और नव ज्योति ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम करता है। महिलाओं को जो मान लो कि डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं, शिकार हैं, रेप पीड़ित हैं, ऐसे महिलाओं को ये हेल्प पहुंचाते हैं, उनको कई तरह से सपोर्ट करते हैं, शहर में और नेशनल लेवल पे ये काम करते हैं। स्माइल फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन जो है ये एडोलेसेंट गर्ल यानी 11 से लेकर के 18 वर्ष की लड़कियों के लिए काम करते हैं। उनका ट्रैफिकिंग नहीं हो, उनका जो उसमें मेलान्यूट्रिशन की जो समस्याएं हैं उसके हेल्थ को लेकर के उनकी खरीद बिक्री को रोकना, फिर उनके एक एजुकेशन को इंश्योर करना, जो वल्नरेबल सेक्शंस के जो ऐसे लड़कियां हैं उनको, तो इसके लिए स्माइल फाउंडेशन काम करता है। बचपन बचाओ, ये एनजीओ सब लोग जानते होंगे, यह कैलाश सत्यार्थी का है, वह 80 में ये खुला था, और ये नोबेल, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये छोटे बच्चे जो हैं, जो चाइल्ड लेबर हैं, जो घर से भाग गए हैं, कहीं फंसे हुए हैं, बहुत वल्नरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, उन सबको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, उनके लिए अनाथालय में पहुंचाते हैं। तो दुनिया ने इनको रिकॉग्नाइज किया। हमारे देश में तो नोबेल प्राइज से पहले इनका नाम नहीं था। पाकिस्तान के जो मलाला यूसुफजई हैं उनके साथ इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तब जाकर के ये कैलाश सत्यार्थी का नाम हमारे देश में फ्लैश हुआ। तो इन्होंने काफी लंबे समय से इस फील्ड में काम किया। कैलाश सत्यार्थी। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस क्या है? एनजीओ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन ट्रांसजेंडर, अंडर इट यू विल सी सुप्रीम कोर्ट ने जो